जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे क्लास 10th जो हिंदी है हमारा बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो हिंदी है गोधली, उस गोधली का पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहा है उसके पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। आप सबको ये पता होगा कि आज से 2 दिन बाद कल के दिन किनका जन्मदिन होने वाला है। उन्हीं के आधारित पर मैं आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और बड़े अच्छे से हम लोग समझेंगे चैप्टर के कहानी को, मतलब इस चैप्टर के बातों को समझेंगे, क्या क्या चीज है इस चैप्टर में, क्या रखा गया है, क्या चीज बताया गया है, किन किन चीजों को व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले आज के फर्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि लेखक का परिचय, क्योंकि जब भी किसी चीज को पढ़ना होगा उससे पहले हमें लेखक का परिचय जानना होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो हेडिंग में नाम रहेगा वो रहेगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। हम क्लास 10th का जो हिंदी पढ़ने जा रहे हैं उसका पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जाति प्रथा एवं सम विभाजन, जिसके राइटर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आइए इनके बारे में अच्छे से हम लोग समझते हैं कि ये क्या थे, इन्होंने कैसे क्या क्या चीजें की। बहुत इनकी जीवनियां, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम कुछ शॉर्ट संक्षेप में समझेंगे इनकी बातों को। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोला गया है, इस बुक के माध्यम से बोला गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म, बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर का जन्म, देखिए इनका जन्म कहा जाए, इनका जन्म यहाँ पे याद रखिएगा, इनका जन्म, जन्म जन्म पूछेगा तो कब बताइएगा, तो बोलिएगा 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कब हुआ था जन्म, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये डेट याद हो, ये डेट आपको दिख रहा होगा, ये डेट 14 अप्रैल जो कल के दिन होने वाला है। ठीक है, जो कल के दिन होने वाला है, याद रहेगा ना आप लोग का। 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1819 लिखा गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1891। ठीक है, 1891 ईस्वी। ठीक है, ये रहा 14 अप्रैल 1891। ठीक है, इनमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी इस धरती पर आ चुके थे। आगे बोला जा रहा है कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म कोई पूछेगा तो कहां हुआ था, तो बोलेगा महू। महू कहा, मध्य प्रदेश। कहा, तो मध्य प्रदेश, मऊ के मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में एक महू जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और एक दलित परिवार से हुआ था। दलित परिवार मतलब समझते हैं, बहुत पिछड़ा वर्ग में इनका, ये एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। किस परिवार में, तो दलित वर्ग में जन्म लिए थे, मतलब कि एक बहुत ही निचली कास्ट में जन्म लिए थे। उस कास्ट में जन्म लिए थे जिस समय वो प्रथा बहुत जोरों शोरों से चलता था। उस समय छुआछूत, बहुत सारी की प्रथाएं चला करती थी उस समय। ठीक है, उन्हीं प्रथाओं के बीच में इन महान व्यक्ति का क्या हुआ, जन्म हुआ था। तो आइए आगे जानते हैं। बोला जा रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मतलब कहा जाता है सबसे, अब जिस काल में थे ना, उस समय के बहुत ही जाने माने, बहुत बढ़िया इंसान बन चुके थे। मतलब कि कहने का मतलब, ये अपने जीवन काल के मतलब जो शुरुआत है, जिस दौर में थे, उस दौर में इन्होंने बहुत अलग अलग चीजें करामत की। ठीक है, शुरुआत में इन्होंने बहुत परिश्रम सहा, बहुत कठिनाइयां सही, बहुत कुछ तकलीफें सही। उन चीजों को ठक कर, कहा जाता है ना, जो गरीबी को देखता है और गरीबी में जो जीता है ना, वही निखर के बाहर आता है। आप गाड़ी में रहिए, एसी में रहिए, बढ़िया घर में रहिए और सब कुछ एंजॉय कीजिए, तो आपको गरीबी का एहसास नहीं होगा, आप उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन भीमराव अंबेडकर उन गरीबी में रहे थे, उनको सारी समाज की बुराइयां झेलनी पड़ी थी, अच्छाइयां को झेलना पड़ी, हर एक चीज को उन्होंने फेस किया था, देखा था, उसको महसूस किया था। इसलिए उन्होंने उस पर कार्य भी किया। उन्होंने सोचा कि इस पर मैं कार्य जरूर करूंगा और उन्होंने कार्य भी किया। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद, बोला जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका अमेरिका चले गए। देख लीजिए, प्राथमिक, जब उनकी प्राथमिक शिक्षा खत्म हो गई, उनकी क्या खत्म हो गई, प्रथम प्राथमिक शिक्षा खत्म, उनकी जो शुरू की जो शिक्षा थी वो खत्म हो गई, तो आगे की पढ़ाई के लिए कहां से चले गए, बड़ोदरा के जो राजा थे, बड़ोदरा के राजा, उनके प्रोत्साहन, मतलब उनकी छात्रवृत्ति नहीं होता कि कुछ पैसा देते, जाओ बेटा तुम पढ़ लो, तो वो छात्रवृत्ति उन्हें कुछ मिली, कुछ रकम छात्रवृत्ति के रूप में मिला, और जिसके तहत वो कहां चले गए, अच्छी शिक्षा और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका की तरफ चले गए। ठीक है, अमेरिका चले गए। फिर वहां से लंदन गए। देखिए, फिर वहां से वो कहां चले गए, अमेरिका गए, अमेरिका गए। फिर उसके बाद से पढ़ने के लिए आगे कहां गए, तो फिर वो लंदन चले गए, लंदन यानी ब्रिटेन चले गए। ठीक है, ठीक है, यहां तक चले गए। ठीक है, आप सभी को इतना याद होगा। अब देखिए इसके बाद बोला जा रहा है इसमें कि बोला जा रहा है कि फिर वहां से लंदन चले गए। उन्होंने
उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक मिलाकर वे पूरा वैदिक मिलाकर वर्णम में अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में मौलिक स्तर पर। एक बात बता दूं आपको, वो निचले दर्जे से थे, नहीं दिया गया है, वो निचले दर्जे से थे, उनको ये सब पढ़ने का भी अनुमति नहीं था। याद रखिएगा, उनको संस्कृत वगैरह सब कुछ पढ़ने का अनुमति नहीं था। संस्कृत कौन ज्यादा पढ़ते थे? तो पंडित वर्ग के लोग पढ़ते थे या उच्च कोटि के लोग पढ़ते थे। ये तो दलित वर्ग से थे। और किसी भी भगवान, आपको पता होगा, जो दलितों रहा करते थे उस समय, उनको मंदिर तक में जाने की इजाजत नहीं थी और उसी समय में इनका जन्म हुआ है और इनको मंदिर तक भी नहीं जाने दिया जाता था, इनको कोई चीज छूने तक नहीं जाता था वो चीज। तो सोचिए कैसे संस्कृत वगैरह चीज पढ़ेंगे। उनकी पढ़ने में बहुत मन की रुचि होती थी लेकिन नहीं पढ़ पाते थे, नहीं कर पाते थे। लेकिन किसी तरह से अपना आगे की व्यवस्था इन्होंने खुद एडजस्ट किया और चल करके इन्होंने आगे संस्कृत को भी मिला करके पढ़ा। ठीक है। ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत है। देखिए, इतिहास के भी समय में बहुत कुछ परिवर्तन किया। जैसे आप समझ सकते हैं, भारत के संविधान का ज्ञाता किसको कहते हैं, किन्होंने भारत संविधान को लिखा, किन्होंने भारत संविधान का निर्माण किया, आप सभी को पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अब ये क्यों माना जाता है आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि देखिए वही इंसान एक अच्छा चीज लिख सकता है जो फेस करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में वो चीज फेस की थी, उन्होंने वो चीज देखा था कि क्या होता है, क्या गरीबी होती है, क्या दिक्कत होती है, वो सारा चीज उन्होंने फेस कर लिया था, सारा चीज उन्होंने देख लिया था। इसके चलते उन्होंने क्या सोचा कि मैं जीवन में जब भी मुझे कोई मौका मिलेगा जीवन में सफल करने का, यानी समाज को बदलने का, मैं वो कदम जरूर उठाऊंगा। और उन्होंने कदम भी उठाया, और कदम उठाया नहीं बल्कि वो सफल भी रहे उस कदम में। ठीक है, भले वो मर गए लेकिन उनका आज भी नाम जिंदा है। ठीक है, याद रखिएगा। बोला जा रहा है कि सब 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 मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विविधता और शास्त्री, समाज शास्त्री, शिक्षावर्ती, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, मतलब एक फील्ड में नहीं रुके। कहा जाता है ना, गरीब थे कि नहीं रुके, वो बहुत अलग अलग फील्ड में गुजर गए। हर एक फील्ड में, वकील में गए, राजनीति मतलब धार्मिक में गए, ऐतिहासिक में, सामाजिक में गए और शास्त्री बने, समाज कल्याण के हित में बने। सब चरण में वो अपना कदम बढ़ाए, हर एक क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते चले गए। ठीक है। और स्वदेश में कुछ अपने वकालत भी, कहा जाता है कि अपने देश में उन्होंने कुछ वकालत भी की। वकालत में तो समझते हैं वकील वगैरह का कार्य भी किया था। ठीक है। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूतों, स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार का और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देख लीजिए, वो राजनीति और समाज के इन चीजों को बेहद, राजनीति को, समाज को बेहतर करने के लिए, एक अच्छे ढंग से निखारने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत लड़ाई की, बहुत युद्ध किया, बहुत कुछ किया। ठीक है। देखिए, जिस समय ये थे ना, उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था, याद रखिएगा। जिस दौरान इनका जन्म हुआ था उस दौरान इनके बीच में शासन चला था अंग्रेजों का। ठीक है। बहुत सी इनकी जीवनिया में बहुत सी कहानियां मिलेगी, हमें उतनी चीज जानने की जरूरत नहीं है अभी। आप जान सकते हैं उनकी जीवनियों के बारे में, मतलब डीप पढ़ सकते हैं, उन पर एनालिसिस करना चाहते हैं तो। हम सिर्फ बता रहे हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही भूखे प्यासे रहा करते थे। कहा जाता है कि जब ये मंदिर में जाते थे तो उन्हें मंदिर में जाना नहीं दिया जाता था। कहा यह भी जाता है कि जब संस्कृत पढ़ना चाहते थे, उनकी रुचि बहुत थी, तो उन्हें वो भी पढ़ने को नहीं दिया जाता था। कहा यह भी जाता है कि अगर कोई ऊंचा जाति को छू नहीं सकते थे। कहा यह भी जाता है कि वो किसी बड़े से समारोह में जा नहीं सकते थे। कहा यह भी जाता है कि वो कोई बड़ा कार्य भी नहीं कर सकते थे। ठीक है। कहा यह भी जाता है कि वो किसी बड़े मजदूर के घर काम नहीं कर सकते, किसी बड़े मजदूर के घर खाना नहीं खा सकते, मतलब मजदूर बोले बड़े किसान के घर वो खाना नहीं खा सकते, कुछ नहीं कर सकते। इतनी छुआछूत, इतनी अछूत, इतनी अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न कर दी थी समाज के लोगों ने। ठीक है। इन सब के बीच में वो फंसे हुए इंसान आज उभर के निकले और हमारे भारत का एक बहुत ही अच्छा नाम निकल के लाए। ठीक है। बहुत ही अच्छा, एक बेहतरीन नाम उभरे और उतना अच्छा कार्य कर दिया हमारे समाज के लिए कि आज उनका नाम जब जब सच्चे हैं। ठीक है। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक चीज याद रखिएगा, जो महू है ना, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन याद रखिएगा इस जो जगह है, आज उस जगह को अंबेडकर नगर से संबोधित कर दिया गया है, उसका नाम चेंज करके अंबेडकर नगर रख दिया गया है इस महू के जगह का। ठीक है। जो मध्य प्रदेश महू है उसको अंबेडकर नगर से जाना जाता है। बहुत सी चीजें, बहुत कुछ अलग अलग बदलाव की गई है, क्योंकि उनको मानने वाले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको नहीं मानता होगा। ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि मतलब देखिए, मजदूर, स्त्री, औरत पर जो अत्याचार होता था, महिलाओं पर जो अत्याचार होता था, जो मजदूरों पर अत्याचार होता था, बुजुर्गों पर अत्याचार होता, उन सबके लिए हक के लिए उन्होंने लड़ा, अथक प्रयास किया, संघर्ष किया। ठीक है। और बोले उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे। मतलब कि देखिए, वो देखिए
हमें भी किसी से प्रेरणा मिलती है, आपको भी किसी से प्रेरणा मिलती है, आपको भी किसी के जैसा किसी से आपको ज्ञान मिलता है, कुछ गाइडलाइन मिलती है। वैसे इनको भी कुछ जीवन में कुछ लोग थे जिनको ये बहुत ज्यादा मानते थे, इनकी बातों को अमल करते थे। उनमें उनमें तीन व्यक्ति थे, जिसमें बुद्ध, गौतम बुद्ध को मानते थे, कबीर को मानते थे और ज्योतिबा फूले को मानते थे। ये तीन व्यक्ति, तीन लोगों को, तीन इंसानों को ये क्या करते थे, अपना गुरु मानते थे। समझ लिया, अपना गुरु, क्योंकि ये इन तीनों से ही कुछ सीखते थे। ठीक है, आगे बोले भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठ समर्पण समर्पण के कारण ही आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर अगर भारतीय संविधान के जो आज बना है भारत का संविधान, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस समय ये नहीं सोचते कि अगर हमें जीवन में कुछ आगे करना है, जीवन में हम दलित है तो दलित बन के रह जाएंगे, हम वही चीज के ठहर जाएंगे जिस जगह से हम निकले थे, यानी वो वही पल में रुक जाएंगे जिस पल से वो आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि गरीबी को दूर किया, बहुत कुछ किए और कर करके सारे चीज को करके आगे तक गए। और उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया होगा, भारतीय संविधान का निर्माण कर दिया। और भारतीय संविधान का निर्माण मतलब समझ लीजिए, जिस पर लिखी गई हर एक शब्दों को हमें क्या करना होता है, मानना होता है। वो एक किताब ही है जिसके पन्ने जीवित, देखिए किताब तो मुर्दा है लेकिन उस पर जो शब्द लिखे गए वो जीवित है। याद रखिएगा, उस पर लिखे गए शब्द, एक एक शब्द जीवित है और उन शब्दों को पालन करना हर एक भारतीय का कर्तव्य बनता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनका निधन कब हुआ, तो दिसंबर 1956 में। कब हुआ था, तो दिसंबर 1956 में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, डेथ हो गया था, डेथ, मर चुके थे। ठीक है, 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछ सकता है कि उनका जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1851 में कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में, जिसे आज अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। इनके परिवार, ये अपने परिवार के कैसे व्यक्ति थे, तो बहुत ही दलित परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पास पैसा नहीं था, गरीबी थी, इनके समाज के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। इनको पढ़ाई करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ब्रोदरा नरेश जो थे उन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेजे। फिर ये अमेरिका से लंदन गए, लंदन से आकर के फिर उन्हें यहाँ पर आकर के वकालत की, वकालत करके इन्होंने समाज को देखा, समाज को समझा, परखा, फिर संस्कृत में भी ज्ञानी हुए, फिर सब शिक्षा शास्त्र को भी समझा इन्होंने, फिर बहुत फिर अर्थशास्त्री भी बने, फिर वकालत भी की। इन्होंने बहुत कार्य किए। फिर उसने समाज के बदलने के लिए, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, यहाँ के जीवन को अच्छा ढंग से चलाने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष किया और फाइनली जाकर के एक भारतीय संविधान का निर्माण किया। और अंततः जाकर के दिसंबर 1956 में इसकी क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए आगे बोला जा रहा है कि बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, बाबा साहब के द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई थी, बहुत सारी किताबें लिखी गई थी। आइए उस किताब को हम देखते हैं, समझते हैं मतलब किताब में क्या क्या लिखी है। देखिए बाबा साहब के द्वारा बुक में लिखी गई थी, उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, द कास्ट इन इंडिया, ये आपसे पूछ सकता है, द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये पूछ सकता है। इस पुस्तक का राइटर कौन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th में, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के राइटर कौन है, किनको माना जाता है ये राइटर। ठीक है, समझाया ना। आप ध्यान दीजिए कि आगे इसमें क्या बोला जा रहा है कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का भी बात था। द अनटचेबल, हु आर यू, दे, हु आर द शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। देखिए एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, बुद्धा एंड ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के राइटर कौन है, तो ये भी बाबा साहब। थॉट्स ऑफ लिंगान्यूट स्टेटस, ये भी था। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, इसका भी एनहेंसर ऑफ कास्ट, ये भी हिंदी में उनका संपूर्ण वाडन में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाडन में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मतलब इनका पुस्तक को 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं जान रहे, जितना हम लोग को जरूरी है उतना ही हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, यहां ध्यान देखिए, यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एलिनेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव के द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण। देखिए यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण
एलिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन से लिया गया है। देखिए किंचित संपादन से लिया गया जाति रूपांतर, ठीक है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल और लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। मतलब जहां पर लाहौर में जो वार्षिक सम्मेलन होने वाला था 1936 में, कब, ये भी पूछ सकता है, वार्षिक सम्मेलन कौन सा, लाहौर में, तो कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में, कब, 1936 ईस्वी में, ठीक है। उसके अध्यक्ष के रूप में भाषण में तैयार किया गया था, ठीक है। परंतु उनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ति असमर्थ न बन सकने के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया और यह पढ़ाना जा सका। मतलब वो सोचे थे कि ये जो जाति प्रथा को लेकर के लोग ये कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे भाषण देना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें, लेकिन ये भाषण दे ही नहीं पाए, वो कार्यक्रम हो ही नहीं पाया, ठीक है। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। इसके बाद में उन्होंने सोचा कि इससे भाषण देना नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने पुस्तक की ही रचना कर दी, खुद की एक पुस्तक लिख डाली, ठीक है। प्रस्तुत आलेख में भी भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय और नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों और पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अवस्था प्रकृति पर भी यहाँ सम्राट विविधता का दृष्टिकोण उभरा है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए अत्यंत आलेख का शिक्षा प्रदान। देखिए इन्होंने क्या किया कि उस पुस्तक में यह लिखा कि जो जाति के नाम पर लेकर के छलावा किया जाता था, जो मध्यकाल में, मतलब भारत के मध्य समय के में जो जाति को बढ़ावा दिया जाता था कि फलाना जाति के हो तो यही काम करेगा। पहले देखिएगा समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन 4 में बांटा गया था। एक था अपवाद में था जो चंडाल भी था, ठीक है। तो क्षत्रिय में ब्राह्मण में आपके ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय में आपके राजा हो जाते थे, और वैश्य में आपके वो व्यापारी वगैरह आते थे, और शूद्र में उसके सबसे नीचे जो इन तीनों की सेवा करते थे। इस तरह से 4 लोग हुआ करते थे, ठीक है। और इन्हीं चारों की कैटेगरी में ये सब लोग आने लगे और इसी तरह से धीरे धीरे समय बदलता गया। और भीम अम्बेडकर भी जो थे सबसे निचले कास्ट में आते थे, जिनको छुआछूत माना जाता था, बहुत कुछ माना जाता था। मान लीजिए उनको, आप सोचिए आपको मंदिर में जाना है, आपके भी भगवान है, सबके भगवान है, लेकिन आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं। अगर आपको कुआं से पानी भी लेना है तो आप कुआं से पानी नहीं ले सकते हैं। आप किसी कल वो जो जो पानी वाला, जो पानी निकालने वाला स्थान तो वहां नहीं जा सकते। आप पोखर तालाब में नहाना है जो फ्रेश है तो वहां पर आप नहीं यूज कर सकते। कपड़ा हर जगह नहीं धो सकते हैं। बहुत से प्रथाएं चला कर रही थी, ठीक है, उस समय जाति को लेकर के इसमें खास करके ये बताया गया है कि काम को लेकर के बांट दिया गया है, जाति के आधार पर काम को बांट दिया गया है, जो अन्यथा भी उचित नहीं है। ये होना चाहिए योग्यता के आधार पर, जिसका जैसी योग्यता रहेगा, बाबा साहब ने कहा जिसकी जैसी योग्यता है उसको ऐसा काम मिलना चाहिए, ना कि उसको जाति के आधार पर काम मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कुम्हार का बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसको पढ़ाई में ही पढ़ना चाहिए, ना कि उसको कुम्हार का ही काम करना चाहिए, उसको पढ़ने नहीं देना चाहिए। ये गलत कार्य है। इन्होंने ये सारा चीज इसमें पुस्तक में बताया है, ठीक है। तो रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।